बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है अरस्तु के बारे में कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न जो है, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता क्यों माना जाता है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऐसा क्वेश्चन कुछ देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर बनता है अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता या जनक, पाश्चात्य शैली के राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को ही समझा जाता है। तो पश्चिमी सभ्यता में राजनीति विज्ञान का जनक केवल अरस्तु को ही माना जाता है, जबकि इनके पहले प्लेटो भी थे इनके गुरु, और उनके गुरु जो थे सुकरात भी थे, परंतु राजनीति विज्ञान का जनक केवल अरस्तु को ही माना जाता है। यह बात तो सत्य है कि मानव आचरण का अध्ययन करने वाले शास्त्र के रूप में राजनीति शास्त्र के सृजक सोफिस्ट थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो सोफिस्ट थे, जो अरस्तु, प्लूटो और सुकरात से पहले थे, उन्होंने राजनीति शास्त्र का आचरण उनके अंदर आ गया था, यानी कि वह राजनीति विज्ञान का कुछ न कुछ बातें अपने राजनीति शास्त्र में यूज करते थे, जो अरस्तु के लगभग 150 वर्ष पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे। तो अरस्तु से करीब 150 वर्ष पहले ही राजनीति शास्त्र की बातें होने लगी थी। यह तथ्य भी सत्य है कि किसी भी शिष्य की भांति अरस्तु भी प्लेटो का ऋणी है, यानी कि एक शिष्य जो है अपने गुरु का हमेशा ऋणी होता है। इसी प्रकार अरस्तु भी प्लेटो के ऋणी हैं, क्योंकि प्लेटो इनके गुरु हैं, और गुरु प्लेटो की स्पष्ट छाप अरस्तु के ऊपर देखने को मिलती है। यानी प्लेटो के जो विचार हैं, जो उनके रचनाएं हैं, उनका जो अभिन्न भाग है वह अरस्तु के ऊपर देखने को मिलता है। जिन गुत्थियाँ और समस्याओं का समाधान करने के प्रयत्न अरस्तु के विचारों में देखने को मिलते हैं, उन्हें उठाने का श्रेय प्लेटो का ही था। तो राजनीति विज्ञान को सबसे पहले उठाया था प्लेटो ने, और उन्हीं के कदमों पर चलते हुए अरस्तु ने भी राजनीति शास्त्र को अलग से एक नई पहचान देने का प्रयास किया। लेकिन जिस वैज्ञानिकता, क्रमबद्धता, परिपक्वता, यथार्थता तथा तार्किकता के दर्शन अरस्तु के दर्शन होते हैं, वहाँ प्लूटो अनुपस्थित हैं। तो प्लूटो जो है एक केवल अपने बातों को केवल एक स्वप्न की भांति, या फिर ऐसा कहें कि इन्होंने केवल एक किताबी अपनी सोच को केवल एक किताब में ही संग्रहित कर रखा था। परंतु अरस्तु ने प्लेटो के कदमों पर न चलते हुए इन्होंने समाज में उतर करके अपनी बातों को तार्किकता के आधार पर, परिपक्वता के आधार पर, वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लोगों में इन्होंने उतारा। जहाँ तक प्रथम स्वप्नवादी विचारक का प्रश्न है, मैक्सी ने प्लेटो को ही माना है। तो मैक्सी ने ये माना है कि प्लेटो ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वप्नवादी विचारक हैं। इन्होंने केवल स्वप्न देख करके या फिर अपने पुस्तक में अपने सपनों का साम्राज्य या फिर राज्य की कल्पना की है। लेकिन जब राजनीति शास्त्र के पिता के वैभवशाली पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रश्न उठता है, यानी कि मैक्सी कहते हैं कि यदि हम राजनीति शास्त्र के पिता की बात करते हैं, इस पदवी की बात करते हैं, तो यहाँ पे केवल बेहिचक अरस्तु का ही नाम आना चाहिए। यानी अरस्तु ही वे व्यक्ति हैं जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता माना जा सकता है। अरस्तु ने वास्तव में पहली बार राजनीति की समस्या का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता के आधार पर इन्होंने हल करने का प्रयत्न किया है। तो अब प्रश्न उठता है, राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में अरस्तु को स्वीकार करने के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तो पहला तर्क दिया जाता है, राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र एवं सर्वश्रेष्ठ विज्ञान का दर्जा दिलाने का पहला श्रेय अरस्तु को जाता है। तो इसके पहले राजनीति विज्ञान को काफ़ी समाहित करके रखे थे, कई विषयों का समावेश था, परंतु अरस्तु ने माना है कि राजनीति शास्त्र जो है बिल्कुल अलग का ही सब्जेक्ट है। प्लेटो ने अरस्तु से पहले राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन एक समन्वित दृष्टिकोण से किया था। तो प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक ही
दृष्टिकोण से देखा था। निगमनात्मक पद्धति को आत्मसात करने के कारण प्लेटो ने आदर्श राज्य के स्वरूप की विवेचना करने का प्रयत्न किया। तो जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में प्लेटो को पढ़े थे, उन्होंने अपने आदर्शवादी यानी एक सपनों के राज्य का अस्तित्व के लिए उन्होंने किताबें लिखी, लेकिन राजनीति के यथार्थ में उसने कोई सरोकार नहीं रखा था और उन्होंने अपनी उस पुस्तक में माना था कि जैसा मेरा सपने का जो राज्य है यह संसार में कहीं नहीं है। अरस्तु तो राजनीतिक विचारधारा के इतिहास का प्रथम विचारक हैं, जिनको नीति शास्त्र से पृथक रूप से राजनीति शास्त्र को दिलाने का श्रेय है। तो अरस्तु ही वे पहले विचारक हुए हैं जिन्होंने नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से बिल्कुल अलग देखा है। उसने दोनों के क्षेत्रों और समस्याएं भिन्न बताई हैं, यानी कि जो नीति शास्त्र होता है इसकी समस्याएं अलग होती हैं और राजनीति शास्त्र की समस्याएं अलग होती हैं। वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र और पृथक शास्त्र के रूप में प्रतिपादित किया है। तो अरस्तु ने वैज्ञानिक और तार्किक दोनों आधारों पर राजनीति शास्त्र को अलग से एक शास्त्र की मान्यता दी है। इतना ही नहीं, अरस्तु ने तो एक कदम और आगे बढ़कर राजनीति शास्त्र को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, केवल अरस्तु ने एक कदम आगे बढ़कर, जितना लोग सोच रहे थे उससे आगे बढ़कर उन्होंने एक बात बताई कि राजनीति शास्त्र ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विज्ञान भी है। दूसरा उनका तर्क रहा है यथार्थवादी विचारक। अरस्तु पहला विचारक हैं जिसने मनुष्य को नैसर्गिक रूप से राजनीतिक प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो अरस्तु जो है वो पहले वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मनुष्य के नैसर्गिक रूप से राजनीतिक प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया है। आप ही बताइए कि इस दुनिया में कोई ऐसा जानवर है जो राजनीति करता है? बिल्कुल नहीं, इंसान ही है जो राजनीति करता है। उसकी यह स्पष्ट मान्यता है कि राज्य की सदस्यता के बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का कोई विकास तो कतई ही कर ही नहीं सकता। उनकी मान्यता है, उनका मानना है अरस्तु का कि राज्य की सदस्यता के बिना मनुष्य अपने अस्तित्व का कोई विकास तो कतई नहीं कर सकता है। तीसरा उनका मत रहा है कि अरस्तु ने अपने विचारों के प्रतिपादन में वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण आधार बनाया है। तो अरस्तु ने व्यवहारिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से उन्होंने ये आधार बनाया है अपने सिद्धांतों को निरूपित करने और निष्कर्षों पर पहुंचने से पहले अपने समकालीन समस्त राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करके क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को संकलित किया है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया है। मनन और विश्लेषण करने के बाद ही अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स का प्रणयन किया था। तो अरस्तु जो है लगभग 158 संविधानों को पढ़ने के बाद अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना की थी। इतिहास के विशद और गहन अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने राजनीति विज्ञान को नवीन रूप देने का प्रयास किया है। अतः एकत्रित व्यवहारिक तथ्यों पर आधारित विचारों का प्रतिपादन करने के कारण ही उन्हें प्रथम विचारक स्वीकार किया जाता है। तीसरा उनका जो तर्क रहा है संयम और संतुलन अरस्तु के विचारों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। संयम और संतुलन, ये दो जो बातें हैं, संयम अपने आप को संयमित रखना, संतुलन अपने आप को बैलेंस करना, अरस्तु के विचारों का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह अतिशयता की अवहेलना करके माध्यम मार्गी विचारों को आत्मसात करता है। कन्फ्यूशियस के बाद, एक महान विचारक हैं कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु को सामान्य ज्ञान तथा माध्यम मार्ग के सबसे बड़े अनुयायी के रूप में कैटलिन ने प्रतिष्ठित किया है। तो कैटलिन ने कहा है कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु ही सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग में सबसे बड़े अनुयायी हैं। पांचवा जो दृष्टिकोण रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कि यदि हम अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता मानते हैं तो क्यों मानते हैं? पांचवा कारण है व्याप्ति मूलक ऐतिहासिक
तथा तुलनात्मक जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से अरस्तु ने अपने विचारों को निरूपित किया है। तो यहाँ पर अरस्तु ने अपने आप को राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में तुलनात्मक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पद्धतियों पर चलते हुए अपने आप को उन्होंने प्रस्तुत किया है। 158 संविधानों का अध्ययन करके उनकी तुलनात्मक विवेचना करना और विश्लेषण करना उनकी वैज्ञानिकता का स्वतः प्रमाण है। यानी कि ऐसे नहीं है कि यहाँ पर अरस्तु जो है अपने आप को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहलवाने के लिए ऐसे ही चले आए। उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन भी किया है। उसने विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के विगत तथा वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करने के बाद समस्त तथ्यों का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया है और तब निष्कर्षों का निरूपण किया है। यानी कि यहाँ पर अरस्तु जो है पूरे पिछले दिनों में कैसी राज्य व्यवस्था थी, आधुनिक समय में कैसी है या भविष्य में कैसी होनी चाहिए, इसका उन्होंने तर्क वितर्क करने के बाद जो है अपने बातों को प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने परंपराओं और इतिहास को पूर्ण रूपेण सम्यक सम्मान प्रदान किया है। ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने का प्रथम से अरस्तु को ही जाता है। तो इसलिए अरस्तु को जो है यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का जनक मानना स्वीकार किया गया है। छठवां उन्होंने कारण बताया है कि विधि की सर्वोच्चता को अरस्तु ने अपने सिद्धांत की महती स्थान प्रदान किया है। यानी कि जो नियम कानून बनाए जाते हैं अरस्तु के सामने यह सिद्धांत जो है बहुत ही ऊंचे दर्जे पर है, क्योंकि विधि के अनुसार शासन चलाने वाली सरकार को वह सर्वश्रेष्ठ समझता है। यदि कोई नियम कानून बना दिए गए हैं, अगर कोई सरकार उस पर पालन कर रही है तो वह सरकार सबसे सर्वोत्तम होती है। अरस्तु की यह मान्यता आज भी स्वीकार्य है, क्योंकि हर एक देश के पास अपना संविधान है और वह संविधान के अनुसार अपने राज्य का संचालन करते हैं, अपने देश का संचालन करते हैं। सातवीं जो बात हुई है उनकी, तो अरस्तु ने अपने विचार दृष्टि सीमा भी अपनाकर उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान देने और यहाँ तक कि स्वतंत्र नागरिक का दर्जा प्रदान करने की वकालत करके उसने अपने इस दृष्टि का परिचय प्रदान किया है कि इसके लिए उसे अंतर विरोध जैसी त्रुटि को भी अपने विचारों में प्रविष्ट हो जाने दिया है। तो अरस्तु का मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो समाज में समान रूप से सम्मानजनक अधिकार प्राप्त हो और वह अपने कार्यों को भली भांति करे। इन्होंने भी स्वतंत्रता के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं। आठवीं जो बात हुई है, आठवें जो कारण बनता है इनको पिता कहने का, राज्य सत्ता का प्रथम संकेत हमें अरस्तु के विचारों को में ही देखने को मिलता है। राज्य सत्ता का प्रथम संकेत हमें अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है, विशेष रूप से उस समय जब उसने राज्य को एक स्वपर्याप्त संस्था बताया था। तो अरस्तु ने जो राज्य को एक स्वपर्याप्त संस्था बताया और उनके विचारों में राजसत्ता जो है उनके विचारों में सबसे पहले इंगित हुई है। नवीं कारण बनता है, अरस्तु पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने राज्य के सागोपांग दर्शन का क्रमबद्ध विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो अरस्तु जो है वो ऐसे पहले राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्होंने सागोपांग मतलब कि यहाँ पर है उपांग और जितने भी उपनिषद हैं जिनके जो भाग हैं, इन दर्शन का उन्होंने क्रमबद्ध विवेचन किया है। यानी कि भागों को उसके उपभागों का उन्होंने वर्णन किया है। उसने दर्शन में राज्य की उत्पत्ति यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, लक्ष्य, विकास स्वरूप, संविधान, सरकार, नागरिक, विधि की सर्वोच्चता, क्रांति जैसे पक्षों पर विस्तार पूर्वक विचार किया है, जो आधुनिक और नवीनतम आयामों में से कहीं कहीं मेल खाता प्रतीत होता है। तो अरस्तु जो है पहले राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में, लक्ष्य के बारे में, विकास का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संविधान कैसी होनी चाहिए, सरकार कैसी चलनी चाहिए, नागरिकता के बारे में, विधि की सर्वोच्चता यानी संविधान की सर्वोच्चता कैसी होनी चाहिए, क्रांति जैसे पक्षों पर विस्तार पूर्वक उन्होंने बातें बताई हैं, जो इस समय भी हमें देखने को मिलता है। 10वां कारण है राजनीतिक विज्ञान का जनक कहने का तात्पर्य है कि सरकार के तीनों अंगों यानी नीति निर्धारक जो लोग कानून बनाते हैं, प्रशासनिक जो लोग शासन व्यवस्था को संभाले रखते हैं, और न्यायिक अंगों यानी कि जो न्याय करने के पक्ष में हैं
इसकी विशद चर्चा अरस्तू के विचारों में देखने को मिलती है, जो सरकार के आधुनिक अंगों से मेल खाता है। इस समय भी ये तीन चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, कार्यपालिका, प्रशासन और न्यायपालिका। परंतु उस समय नीति निर्धारक, प्रशासनिक और न्यायिक अंग भी होते थे, जो आज के समय में भी हैं। अरस्तू की यह धारणा ही शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का मूलभूत आधार बनाया गया। उसके द्वारा प्रस्तुत सरकार का वर्गीकरण आज भी तर्कसंगत और व्यवहारिक है। अरस्तू ने जितनी बातें बताई हैं वो सभी आज भी लागू हैं और सभी के सभी तर्कसंगत हैं। इसी कारण से इन्हीं तर्कों के आधार पर हम निसंकोच रूप से ये कह सकते हैं कि अरस्तू को राजनीतिक शास्त्र का पिता माना जा सकता है। धन्यवाद मित्रों।